किसी गतिशील वस्तु की चाल और उसके वेग में अंतर इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम समझने वाले हैं। आप मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से इसे समझाने वाला हूं। पहला पॉइंट हम चाल के अंतर्गत देखते हैं कि चाल यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय यानी कि निश्चित समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय प्रति सेकंड भी हो सकता है और प्रति घंटा भी हो सकता है। चाल को मीटर प्रति सेकंड में या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से वेग के अंतर्गत पहला पॉइंट देखते हैं कि एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, दिशा निश्चित होना चाहिए, ध्यान रखें। चाल के अंतर्गत दिशा निश्चित नहीं है, कोई सी भी दिशा हो सकती है। तो वेग के अंतर्गत क्या है कि किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अब इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। एक वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, वो इस प्रकार से ऊपर जाती है, फिर आगे घूमती है और फिर वापस जो है एक बिंदु पर आ जाती है, जिस बिंदु का नाम है बिंदु बी पर जो है वह वस्तु वापस आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखें तो इसने 60 किलोमीटर की दूरी उस वस्तु ने टोटल तय की और वह तय करने में उसको 2 घंटे का टाइम लगा था। तो यहाँ पर इस वस्तु की जो चाल है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी उसने 2 घंटे में तय की, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 दूना 60 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। लेकिन अब हम विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन इसका ए से बी दिशा में हुआ था और वेग ये कहता है कि एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। तो निश्चित दिशा ए से बी सीधी रेखा में जो मैंने अभी एक रेखा खींची है, ये निश्चित दिशा में इसका विस्थापन हुआ। अब टाइम तो उतना ही लगा है 2 घंटे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक सीधी रेखा में हमने दूरी नापी है, इसलिए यहाँ पर जो दूरी है वह कम हो गई है और वह दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर ही रह गई। अब 40 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका वेग हो गया है। अब हम चाल के अंतर्गत दूसरा पॉइंट देखते हैं कि चाल एक अदिश राशि है, यानी कि चाल को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हमने देखा दिशा की कोई इसमें चाल में आवश्यकता नहीं थी। और दूसरा पॉइंट वेग के अंतर्गत देखते हैं कि वेग एक सदिश राशि है, यानी कि वेग को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट चाल के अंतर्गत इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण यानी कि सिर्फ वैल्यू चाहिए। परिमाण का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वैल्यू चाहिए, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 मीटर प्रति सेकंड। यह क्या होता है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं, यानी कि सिर्फ नंबर चाहिए कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वह वस्तु गति कर रही है। और वेग के अंतर्गत इसमें वेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता चाहिए होती है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उसका विस्थापन हुआ है, तो वह किस दिशा में विस्थापन हुआ यह भी उसमें आवश्यक है। चौथा पॉइंट कि इसका औसत मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है। चाल का जो औसत मान जो रहता है वो ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है, कि मतलब हम कभी भी यह नहीं कह सकते कि वह वस्तु 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही थी, क्योंकि 0 मीटर प्रति सेकंड अगर हो गया या 0 मीटर आ गया है तो वह सीधा सा ये हो जाएगा कि वह वस्तु स्थिर अवस्था में गतिशील नहीं है। तो किसी भी गतिशील वस्तु की चाल जो है 0 नहीं हो सकती। इसी प्रकार से माइनस में भी नहीं हो सकती। ये भी नहीं कह सकते कि -10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वह वस्तु गति कर रही है। तो अब हम इसी प्रकार से वेग के अंतर्गत देखते हैं कि इसका औसत मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। इसका औसत मान क्या है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। शून्य इस प्रकार से हो सकता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, यह एक पृथ्वी है मान लिया जाए, और यहाँ से चंद्रमा ने चक्कर लगाना प्रारंभ किया, वो इस प्रकार से घूम के वापस इसी बिंदु पर आ जाता है, यानी कि उसका विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन कैसे, यानी कि उसका विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन कैसे निकालते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही स्थान पर वापस हो गया है, तो इनके बीच की दूरी कुछ भी नहीं है, 0 हो गई है, तो इसलिए उसका वेग भी शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से वेग शून्य हो सकता है। धनात्मक वेग इस प्रकार से कहेंगे कि एक निश्चित दिशा में वस्तु चली ही जा रही है ना। जैसे आप कहीं पर खड़े हैं और आपसे दाईं ओर उस वस्तु ने गति करना प्रारंभ किया है, तो वहां से वो वस्तु चली जा रही है, तो यह वस्तु का विस्थापन
धनात्मक विस्थापन रहेगा, लेकिन वह वस्तु पहले 10 किलोमीटर तो दाईं दिशा में गई और उसके बाद में वापस 20 किलोमीटर वापस बाईं दिशा में आ गई है, तो उसका विस्थापन ऋणात्मक होगा, क्योंकि उसके विस्थापन की दिशा बदल गई है। तो इस प्रकार से वेग शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।